स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखोगे वायरस। वायरस क्या है? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको विटेकर ने क्लासिफाई नहीं किया। विटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम का ये एक्सेप्शन है। किसी भी किंगडम में वायरस को नहीं रखा गया। और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसे ऑर्गेनिज्म होने पर ही डाउट है, यानी कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, इस पर भी आज तक डिस्प्यूट है, विवाद है कि वायरस को हम लिविंग माने या नॉन लिविंग माने। तो एक ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे जिसके ऑर्गेनिज्म होने पर भी विवाद है। ऐसा ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? वायरस। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वायरस की डिस्कवर किसने की थी। इस वायरस को, इस ऑर्गेनिज्म जैसे स्ट्रक्चर को किसने खोजा था, इसकी डिस्कवर किसने की थी? आइवानोवस्की, डीजे आइवानोवस्की एक साइंटिस्ट के नाम है। 1892 में इसकी डिस्कवर की थी। डिस्कवर्ड बाय कब की बात है? 1892 की। डीजे आइवानोवस्की ने इसकी डिस्कवर की थी। अब डीजे आइवानोवस्की ने कहा था कि ये जो है इन्फेक्टेड कोई पार्टिकल्स है, इन्फेक्टेड फ्लूइड है। उसने तंबाकू की पत्तियों पर स्पॉट बन जाते थे। उन स्पॉट्स किसके कारण बन रहे थे, किस ऑर्गेनिज्म के कारण बन रहे थे, इसको डिस्कवर ही नहीं किया जा रहा था। पता ही नहीं चल रहा था ये किसके कारण बन रहे हैं। उसने क्या किया, जिस टबोके के ऊपर, पत्तियों के ऊपर स्पॉट बन रहे हैं, वहां से इसको खुरचा, थोड़ा सा लिया और हेल्थी टबोके प्लांट की पत्तियों के ऊपर डाल दिया। जब दूसरों के ऊपर डाल दिया तो वहां पर भी स्पॉट बनना चालू हो गए। तो इसने कहा कि ये बैक्टीरिया से छोटे हैं। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर में वायरस को छाना ऐसी चलनी जो बैक्टीरिया को रोक सकती है। और इसने बैक्टीरिया वाली चलनी में वायरस को छाना तो उस चलनी में से होके नीचे निकल गए। इसका मतलब क्या है? ये बैक्टीरिया से भी ये छोटे हैं। तो इन्होंने ये बात प्रूफ की कि ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है ये जो बैक्टीरिया से भी छोटा है। और कौन सा डिसीज करता है? टोबैको मोजेक वायरस। ये टोबैको मोजेक वायरस जो है ये बीमारी करता है, मोजेक डिसीज इन टोबैको। टोबैको में मोजेक डिसीज का नाम दिया गया, जो पत्तियों पर स्पॉट बना देती थी और टोबैको की जो प्रोडक्शन है उसको बहुत नुकसान पहुंचता था। तो ये वायरस हैं। वायरस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। These are smaller than बैक्टीरिया। ये जो हैं बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। अब सही ढंग से क्या नेचर है इनका, क्या चक्कर है इसका, इस ऑर्गेनिज्म जैसे स्ट्रक्चर का जो बैक्टीरिया से छोटा है, इसको आइवानोवस्की ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है पाश्चर। पाश्चर ने जो टर्म वायरस है, ये वायरस दिया था टर्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो आइवानोवस्की ने डिस्कवर किया था, ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे स्ट्रक्चर को नाम वायरस किसने दिया है? पाश्चर ने। तो हम कह सकते हैं वायरस की डिस्कवर किसने की?
आइवानोवस्की ने, और वायरस का नाम वायरस किसने दिया था? पाश्चर ने। पाश्चर gave term वायरस। वायरस नाम दिया था पाश्चर ने, क्योंकि वायरस शब्द का मतलब जो होता है वेनम, जहरीले पदार्थ जैसा स्ट्रक्चर होता है, वेनम है, या पॉइजनस फ्लूइड इसका अर्थ होता है, which means venom or poisonous फ्लूइड। इसका वायरस शब्द का मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वायरस शब्द का मतलब क्या होता है, वेनम या पॉइजनस फ्लूइड है। वायरस टर्म को, वायरस शब्द को किसने दिया था? पाश्चर ने दिया था। वायरस की डिस्कवर किसने की थी? डीजे आइवानोवस्की ने की थी। समझ में आ गई क्लियर? अच्छा, वायरस बैक्टीरिया से छोटा होता है, ये किसने बताया था? डीजे आइवानोवस्की ने बताया था। अब एक साइंटिस्ट और आता है, एम.डब्ल्यू. बेजरनेक। एम.डब्ल्यू. बेजरनेक ने क्या काम किया? ये शो किया कि ये जो हैं इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड की तरह काम करता है। एक टर्म दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम जो है टर्म किसने दिया था? एम.डब्ल्यू. बेजरनेक ने दिया था 1898 में। एम.डब्ल्यू. बेजरनेक gave term contagium vivum, contagium vivum fluidum। इसका मतलब होता है which means infectious living fluid। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये जो टर्म अगर आ जाए तो किसने दिया था? एम.डब्ल्यू. बेजरनेक ने दिया था, 1898 में दिया था। और इसका मतलब जो होता है वो है इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड, यानी कि ये जो फ्लूइड है कोई तरल पदार्थ जैसा स्ट्रक्चर है, ये इन्फेक्शन करता है, दूसरे हेल्दी प्लांट को भी बीमार कर देता है, ये इन्फेक्शन करता है। दूसरी वाली बात क्या है कि ये कहीं इस फ्लूइड को रख दो तो ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड, ये जो चीज समझाई थी, ये किसने समझाई थी? एम.डब्ल्यू. बेजरनेक ने समझाई थी। हम फिलहाल यहाँ पर 3 साइंटिस्टों के बारे में जान चुके हैं। डीजे आइवानोवस्की है, पाश्चर है, एम.डब्ल्यू. बेजरनेक है। अब भैया अब आगे देखेंगे
एक साइंटिस्ट और रह गया है, 1935 की बात है, WM स्टैनले। WM स्टैनले ने क्या किया था? वायरस को कणों के रूप में, जो पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल्स जो होते हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्म में MW स्टैनले ने वायरस को प्राप्त किया था कि यह पार्टिकल्स के रूप में है, बोतल में भर के रख दो, ऐसे ही रहेंगे, और 1-2 साल बाद अगर किसी प्लांट के ऊपर डालोगे तो उसे इन्फेक्ट करना चालू कर देंगे। तो वायरस का पार्टिकल नेचर, क्रिस्टल नेचर जो है, वो किसने दिया था? WM स्टैनले ने दिया था। इससे पहले ये समझा जाता था कि वायरस को सिर्फ कहाँ पर ही ग्रोथ कराया जा सकता है, प्लांट्स में ग्रोथ कराया जा सकता है, ठीक है, लेकिन बाहर क्या इसे रखा जा सकता है, ऐसा नहीं मानना था। कि क्योंकि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आदमी है, उसे आप 100 साल के लिए किसी डब्बे में बंद रख दो, 100 साल बाद निकालो, फिर वो काम करना चालू कर दे। अरे भैया, इतने टाइम में तो ऊपर चला जाएगा, हड्डियां में वो जो है बॉडी कर जाएगी, हड्डियां मिलेंगी थोड़ी बहुत। तो ऐसा स्ट्रक्चर वायरस का ऐसा है कि ये बोतल में बंद कर दो 100-200 साल के लिए, ठीक है, फिर इसे किसी ऑर्गेनिज्म पे डाल दो, प्लांट्स पे डाल दो, तो वहां पे ग्रो करना लग जाएगा। 100-200 साल तक इनर्ट स्टेज में रहेगा, कोई ग्रो नहीं दिखेगा। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही, सेल के अंदर ही वायरस ग्रो करता है, सेल के बाहर ये अक्रिय रूप में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये रहता है। तो WM स्टैनले ने 1935 में ये बात एक्सप्लेन की थी। तो WM स्टैनले obtain virus in crystal form। क्रिस्टल्स के फॉर्म में इन्होंने वायरस को बताया था, वायरस को प्राप्त किया था कि क्रिस्टल फॉर्म में भी हैं। Therefore, या hence, Stanley explain crystalline nature of वायरस। वायरस का क्रिस्टलाइन नेचर जो है किसने एक्सप्लेन किया था? स्टैनले ने एक्सप्लेन किया था। अब हो गई ये वायरस से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट के नाम। आइवानोवस्की, क्या किया था आइवानोवस्की ने? वायरस को डिस्कवर किया था। बेजरनेक ने क्या किया था वायरस के बारे में? इसे इन्फेक्शस लिविंग फ्लूइड बताया था बेजरनेक ने। पाश्चर ने क्या काम किया था? वायरस का नाम दिया था वायरस। ये पंडित जी के फॉर्म में आए और नामकरण इन्होंने कर दिया। वायरस शब्द का मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड और वेनम, जहरीले पदार्थ ये सब। और स्टैनले ने इसे क्रिस्टल्स के फॉर्म में प्राप्त किया था वायरस को। अब बात आती है कि ये वायरस है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, ढेर सारे दुनिया में वायरस पाए जाते हैं। हम एड्स के साथ जी रहे हैं। मानव जाति एड्स को खत्म नहीं कर पाई, HIV वायरस को खत्म नहीं कर पाई, और फिलहाल जो बड़ा इन्फेक्शन चल रहा है दुनिया में वो कोरोना वायरस का चल रहा है। उस पर भी वैक्सीन बनाने की कोशिश है, इसको खत्म करने की कोशिश है। अब देखते हैं कितने दिनों में इसकी सक्सेस मिल पाती है ह्यूमंस को। तो ये एक वायरस नहीं है, ढेर सारे तरह के वायरस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं।
और मैं हल्का स्ट्रक्चर बता देता हूं, एक ओवरव्यू वायरस का क्या होता है। किसी भी वायरस में दो चीजें होती हैं। वायरस जो बनता है प्रोटीन का बनेगा, और आसपास जो खोल होता है वायरस के आसपास जो ये कवर्ड है ये प्रोटीन का बना होता है। और इसके अंदर जो ये जो मटेरियल पाया जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, या फिर ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाएगा, ये जो पाया जाएगा या तो डीएनए होगा इसमें या फिर आरएनए होगा। इनमें से कोई एक होगा, या डीएनए या फिर आरएनए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये प्रोटीन का कवर्ड होता है, अंदर जो होता है न्यूक्लिक एसिड होता है। तो ये स्ट्रक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चर है वायरस का। जैसे एक स्ट्रक्चर देखें टोबैको मोज़ेक वायरस का। टोबैको मोज़ेक वायरस में ये अलग तरह का पेन नहीं है, अगर दिखा देते। ये जो स्ट्रक्चर है ये आरएनए का होगा, और ये ऊपर जो खोल पाया जा रहा है इस पर, ये किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। यानी कोई भी वायरस ले लीजिए आप, उसके ऊपर प्रोटीन का कवर होता है, प्रोटीन का आवरण होता है, और अंदर जो पाया जाता है उसके न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड में भी कोई एक पाया जाएगा, या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाएंगे। एक बात याद रखना। अब एक स्ट्रक्चर और ले लें, ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है वायरस का। अब बताइए, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को भी बेकार कर देते हैं, ऐसे वायरस जो हैं इस तरह का हल्का सा स्ट्रक्चर होता है। और ये बाहर वाला जो आवरण होता है, ये बाहर वाला जो आवरण है ये किसका बना होगा? ये प्रोटीन का बना होगा। और ये अंदर वाला स्ट्रक्चर है, या ये किसका होगा? या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। लेकिन बैक्टीरियोफेज वायरस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नॉर्मली पाया जाता है, आरएनए को नहीं देखा गया है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही बैक्टीरियोफेज, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनमें डीएनए पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड। अब ये बात आ गई। ठीक है भैया, अब एक बात और देखेंगे कि ये जो डीएनए होगा, न्यूक्लिक एसिड या आरएनए होगा, अंदर बाहर ये जो प्रोटीन है इसका पूरा एक आवरण होगा, लेकिन छोटी छोटी ईंट होती है। जैसे आपने ये देखा होगा, ये एक दीवार है, ये दीवार बनी पड़ी है, ये दीवार, ये है दीवार है। ये क्या ऐसी फॉर्म में खड़ी कर दी थी, कहीं से लाए और इसको ऐसे ही सेट कर दिया? नहीं, ये जो है छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है। दीवार छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनती है, और ईंट और चूना को लगाने के बाद उस क्या बन जाता है? हमारी दीवार बन जाती है। ऐसे ही ये जो स्ट्रक्चर है, प्रोटीन का कवर है, ये भी छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होगा। इस पूरे पार्ट्स को तो हम क्या कहेंगे? कैप्सिड। और छोटे छोटे पार्ट ये बने होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? कैप्सोमियर। इनको तो हम क्या कहेंगे? कैप्सोमियर। और पूरा जो आवरण ये पाया जाता है इसको हम क्या कहेंगे? कैप्सिड। आप इस तरह देख सकते हैं, ये पूरी दीवार है, ये पूरा आवरण एक है, तो इसे कैप्सिड के फॉर्म में माना गया। और इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो ईंटें लगी हुई हैं, ईंटों को आप कैप्सोमियर के रूप में देख सकते हैं। छोटी छोटी यूनिट जो हैं उसे कैप्सोमियर कहते हैं। पूरी जो बड़ी स्ट्रक्चर बनता है छोटी छोटी यूनिट से, उसे हम क्या कहेंगे? कैप्सिड। छोटी छोटी चीज़ों को जो दीवार में लगी हैं ईंट कहते हैं। पूरी छोटी छोटी ईंटों से मिलकर जो पूरी दीवार बनती है, पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? दीवार कहते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उसे कैप्सोमियर कहते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स में मिलकर पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहेंगे? कैप्सिड कहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर बन गया आपका
वायरस का कि वायरस इस तरह का होता है। अंदर जो है इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, चाहे वो आरएनए की फॉर्म में हो चाहे वो डीएनए के फॉर्म में हो, और बाहर प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। प्रोटीन के आवरण को हम कैप्सिड कहते हैं, और कैप्सिड छोटी छोटी सब यूनिट से मिलकर बनता है। इसे हम क्या कहेंगे? कैप्सोमियर। इसको हम कैप्सोमियर कहते हैं। अब बात आती है कि वायरस क्या लिविंग है या नॉन लिविंग है। बहुत सारे साइंटिस्ट लड़ के बेचारे ऊपर चले गए और ये कहते रहे, कुछ तो कहते हैं भाई लिविंग है, कुछ कहते हैं नॉन लिविंग है, और कुछ कहते हैं अरे भैया जब नहीं बन रही आपस में तो बीच का ही रास्ता निकाल लो। इसे कुछ नॉन लिविंग और लिविंग दोनों की फॉर्म में माना गया। कैसे? किसी ये कोई बॉडी है या ये कोई प्लांट है, ये प्लांट है और यहां पर ये वायरस पड़े, वायरस के पार्टिकल्स पड़े हुए, वायरस पड़े हुए ये जब तक इस प्लांट के संपर्क में नहीं आ रहे, इस प्लांट के या कोई ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में नहीं आ रहे, तो ये वायरस ऐसे ही पड़े रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा नेचर, ये ग्रोथ नहीं करेंगे तो ये कौन सा नेचर अपना रहे हैं? ये जो है नॉन लिविंग का नेचर शो कर रहे हैं कि नहीं, ये नॉन लिविंग है क्योंकि ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे। लेकिन अगर ये इसके कांटेक्ट में आ गए, प्लांट वायरस है, मान लो एक एग्जांपल देते हैं, अगर इसके कांटेक्ट में आ गए तो ये यहाँ पर ग्रोथ करना चालू कर देंगे। तो यहाँ पर जब ग्रोथ करना चालू कर रहे हैं तो ये लिविंग की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, लिविंग की खासियत शो कर रहे हैं। और अगर किसी लिविंग के कांटेक्ट में नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन लिविंग की खासियत शो कर रहे हैं। तो वायरस को हम नॉन लिविंग भी मान सकते हैं और लिविंग भी मान सकते हैं, क्योंकि लिविंग के कांटेक्ट में आते ही ये ग्रोथ करते हैं और विदाउट सेल दे कैन नॉट ग्रो, सो दे शो नॉन लिविंग प्रॉपर्टी बिकॉज दे कैन नॉट ग्रो विदाउट सेल। किसी सेल के अंदर ही ये ग्रो करते हैं। और आपने इसका स्ट्रक्चर देख लिया, वायरस का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है जैसे हमने देखा था सेल में, बाहर हमारी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, गोल्गी बॉडी पाया जाता है। इसमें कहीं पाया जा रहा था कुछ जो मैंने अभी पहले बताया था? कुछ नहीं पाया जाता, सिर्फ बाहर प्रोटीन का स्ट्रक्चर आवरण पाया जाएगा, उसका एनवेलोप पाया जाएगा प्रोटीन का, और अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, और कुछ नहीं पाया जाता। तो इसमें सेल जैसा स्ट्रक्चर भी नहीं पाया जाता, इसीलिए ये जो है नॉन लिविंग की भी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जब से ही ये सेल के कांटेक्ट में आते हैं, लिविंग थिंग्स के कांटेक्ट में आते हैं, ये ग्रो करना चालू कर देते हैं। तो वायरस आर लिविंग बिकॉज दे शो ग्रो प्रॉपर्टी, लिविंग की प्रॉपर्टी शो करते हैं। लेकिन ये नॉन लिविंग भी हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर ग्रोथ नहीं कर सकते। ठीक है भैया, अब आती है बात कि कुछ वायरसेस के बारे में देख लेते हैं। ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें प्लांट वायरस कहते हैं, जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल को बीमार करते हैं, उन्हें एनिमल वायरस कहते हैं, और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरिया वायरस कहते हैं। तो हम देख लेते हैं प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। प्लांट वायरस में नॉर्मली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, क्योंकि वायरस को हम उनके न्यूक्लिक एसिड के बेस पर, किसमें न्यूक्लिक एसिड कौन सा है, क्या आरएनए है या डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड के बेस पे हम वायरस को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जो प्लांट्स में वायरस पाए जाते हैं उनमें जनरली न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है।
भैया मैंने यहाँ जनरली क्यों लगाया, खाली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कुछ प्लांट में डीएनए ही पाया जाता है, लेकिन सामान्यतः ज्यादातर प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। तो हम जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में लगा सकते हैं, सामान्यतः लगा सकते हैं ज्यादातर केस में। कोई एक आध केस निकल आता है प्लांट का जिसमें डीएनए है, अदरवाइज लगभग सारे वायरसेस, प्लांट वायरसेस के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अब हम एनिमल्स की बात कर लें। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है एनिमल वायरसेस के अंदर। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए ही पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है किनके अंदर? एनिमल वायरसेस के अंदर। अब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस। तो इनके अंदर जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। तीन तरह के हमने वायरस पढ़े। ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट वायरस जिनमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। ऐसे वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल वायरस हैं जिनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं, जिनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। अब देखते हैं ऐसी कुछ डिसीज के बारे में जो वायरस से होती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ वायरल डिसीज। एग्जाम्पल्स ऑफ वायरल डिसीज। वायरल डिसीज के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए ऐसे याद करेंगे, SIMH में घुस गया। SI का मतलब सब इंस्पेक्टर और मिलिट्री हॉस्पिटल में चला गया है, तो वहां पे उसकी सुताई होनी है, क्योंकि पुलिस वालों को मिलिट्री में कहाँ सम्मान मिलता है। तो एक, हालांकि ये ट्रुथ नहीं है, तो एक जोक के तौर पे अपना ट्रिक बना सकते हैं। इसके तौर पर जो NCERT में दिया गया है उसे आप, एग्जाम्पल्स जो NCERT में दिए गए उसे आप लर्न कर सकते हैं। SI कहाँ चला गया? MH में। ये देखते हैं, SI स्मॉल पॉक्स, SI हो गया भैया, कहाँ चला गया? मिलिट्री हॉस्पिटल में। मम्स, हर्पीज, SIMH में चला गया। तो ये तो चार आपको भाई नाम ये रटने पड़ेंगे आपको। स्मॉल पॉक्स वाला वायरस, पॉक्स वगैरह निकल आती है, इन्फ्लुएंजा, फ्लू वगैरह जो होता है आपको देखा होगा। मम्स है, माता वगैरह निकल आती है। हर्पीज है, छोटी छोटी फुंसियाँ सी हो जाती हैं।
हर्पी बड़ी बुरी बीमारी है। तो ये एक और ज़बरदस्त बीमारी के बारे में बात करते हैं जो वायरस से होती है। एंड शॉर्ट में नाम लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादा लंबे में नाम लिख देंगे तो लंबे चले जाएंगे। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स डिसीज जो है ये भी किससे होती है? वायरस से होती है। एक्चुअली एड्स को हम डिसीज नहीं कहेंगे, सिंड्रोम कहते हैं, जो मैं आपको आने वाले समय बताऊंगा फिलहाल, क्योंकि चलो मैं बता देता हूँ, हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ। एड्स को हम डिसीज क्यों नहीं कह सकते? एड्स कोई बीमारी नहीं है, बल्कि बीमारियों का घर है, एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम उसे कहते हैं जिसमें बहुत सारी बीमारियों के लक्षण, सिम्टम्स आ जाते हैं। जैसे एड्स कोई बीमारी इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी में एड्स वाला HIV जो वायरस है, हमारी बॉडी की सिर्फ टी सेल्स को, हेल्पर टी सेल्स जो है WBC, उनको मारता है। इम्यूनिटी हमारी शरीर की हो जाती है बेकार, रोगों से लड़ने की ताकत जो है हमारे शरीर की खत्म हो जाती है। जब रोगों से लड़ने की ताकत हमारे शरीर की खत्म हो जाएगी, तो भाई लूज मोशन अगर होने लग गया तो लूज मोशन होता रहेगा, क्योंकि रोगों से लड़ने की ताकत है नहीं। बुखार आने लग गया तो बुखार आता रहेगा। वजन घटना चालू हो जाता है क्योंकि दूसरी डिसीज आने लगती हैं। एड्स वाले ने क्या किया? हमारी बॉडी की आर्मी को खत्म कर दिया। भैया जो भी आओ हमला करो, हमारी बॉडी तो मोस्ट वेलकम कर रही है इसको, क्योंकि हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की ताकत ही नहीं है। तो ये कोई डिसीज नहीं है एड्स, बल्कि सिंड्रोम है। बहुत सारी डिसीज के सिम्टम्स इसमें आते हैं, बीमारी नहीं है एड्स, बीमारियों का घर है। बहुत सारी डिसीज के सिम्टम्स इसमें आते हैं, तो एड्स को हम सिंड्रोम कहेंगे। जैसे नाम दिया गया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये हमारी कुछ ऐसी डिसीज हैं जो वायरस से होती हैं। ये एनिमल्स के बारे में बता रहा था। प्लांट्स में ये जो है मोज़ेक डिसीज है, टोबैको तंबाकू वाले प्लांट में हो रही है। तंबाकू में क्या सिम्टम्स आते हैं? सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते पड़ने लगते हैं लीव्स पे, लीव्स मुड़ने लगती है, कर्ल हो जाती है, सिकुड़ सी जाती है, और धीरे धीरे पूरा प्लांट बेकार हो जाता है। ये कुछ सिम्टम्स आते हैं प्लांट्स में डिसीज के। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा कि हमने एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ा जिसको विटेकर ने क्लासीफाई नहीं किया, किसी भी किंगडम में नहीं देखा। हम और चीज़ों के बारे में आप आगे बताएंगे, जैसे वायरॉइड्स है, प्रायोन्स है, लाइकेन है। इनको विटेकर ने क्लासीफाई नहीं किया, ये एक्सेप्शन है। विटेकर के 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के एक्सेप्शन है कि इन्होंने, विटेकर ने इनको किसी भी किंगडम में नहीं रखा है, तो हम अलग से पढ़ रहे हैं। वायरस को आपने पढ़ लिया है। थैंक यू वेरी मच।